हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने मुद्रा वर्गीकरण पढ़ा था। उसका पहला प्रकार पढ़ा था जिसे हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। जो दूसरा वर्गीकरण है वो है प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा, जिसे हम अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहते हैं। पूर्णकाय मुद्रा के अंतर्गत सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं आते हैं, जो समय बीतने के साथ साथ जिसमें घिसावट आती है, कालांतर में जिसमें घिसावट आती है या जिसमें डेप्रिसिएशन आता है और आगे जाके वो नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्णकाय मुद्रा को प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा में बदल दिया गया। वो क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पूर्णकाय मुद्रा क्या हुआ, जिसमें कि जो मुद्रा का जो बाह्य कीमत है और मुद्रा की आंतरिक कीमत समान है, अर्थात मुद्रा जिस भी वस्तु से बना है उसका जो मौद्रिक मान होगा और मुद्रा में अंकित मौद्रिक मान समान है। लेकिन समस्या क्या है, जैसे हम लोग चर्चा किए, समस्या क्या है कि क्योंकि वो बहुमूल्य धातुओं से बनी होती थी तो होता ये था कि वो जैसे जैसे लोगों के हाथ बदलती थी, जिसे हम लोग ट्रांसफरिंग हैंड्स ऑफ हैंड्स कहते हैं, तो परिणाम स्वरूप यह होता था कि मुद्रा घिसती थी और उसका स्वरूप बदलता था, वो नष्ट हो जाती थी। तो फिर मुद्रा का जो आंतरिक और बाह्य कीमत समान नहीं रह पाता था, इसीलिए प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा आया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधि के रूप में उसको प्रयोग करते हैं और जब अगर चाहे तो उसे पूर्णकाय मुद्रा में बदला जा सकता है। यह वो मुद्रा है जिसमें अंकित मूल्य अपनी वस्तु के रूप में वास्तविक मूल्य से अधिक होता था। मतलब वस्तु का आंतरिक कीमत से वस्तु की बाह्य कीमत ज़्यादा होती थी। मतलब बाह्य स्वरूप में ज़्यादा अंकित होता था, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत उससे कम होती थी। जैसे कि आप नोट देख सकते हैं, नोट में क्या होता है, अगर नोट में जितनी भी रकम लिखी हुई रहती है वो नोट उतने रकम की कागज़ की नहीं बनी रहती है, वो साधारण कागज़ की बनी रहती है। वो ये बताना चाहता है कि वह उतना रकम के बराबर सोना या चांदी का स्टॉक को वो प्रतिनिधित्व कर रहा है और अगर चाहे तो भविष्य में उस नोटों को बदला जा सकता है सोने या चांदी के रूप में। वास्तव में ये नोट पूर्णकाय सिक्कों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे चिट कहते हैं या रिसिप्ट कहते हैं। हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कागज़ का नोट पे जो अंक छपे हुए होते हैं वो उस कागज़ की कीमत से अधिक होते हैं, कई अधिक होते हैं। बड़े मात्रा के बड़े जो अमाउंट का नोट होता है उसमें ज़्यादा कीमत छपा हुआ रहता है और कागज़ ऑब्वियसली अगर 2000 का नोट होगा तो 2000 उसकी कागज़ की कीमत नहीं होगी, 2000 के बराबर, उसके मूल्य के बराबर सोने में या चांदी के सिक्के रखे रहेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व वो नोट करेगा। तीसरी जो आई वह है साख मुद्रा। साख मुद्रा उस प्रकार की मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। मतलब वैसे ही ये भी नोट के प्रकार के ही है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। जब विभिन्न प्रकार के सिक्कों के रूप में या सिक्कों के प्रतिनिधि के रूप में या हस्तांतरित प्रतिज्ञा पत्र के रूप में केंद्र सरकार अथवा केंद्र बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। साख मुद्रा में जो सबसे बड़ा अंतर और प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा में जो अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर वो होता है कि ये लीगल टेंडर मनी होता है। प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा लीगल टेंडर मतलब वैधानिक मान्यताओं के साथ होता है और इसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन साख मुद्रा में लोग अगर चाहे तो ले सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। मना करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं और अगर हम किसी को भारतीय रुपया किसी को देंगे और वो ये नहीं बोल सकता कि मैं आपका ये रुपया नहीं लूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्रेडिट मनी में वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें
ये वैधानिक नहीं होता है, सार्वभौमिक रूप से ये मान्य इसलिए भी नहीं होता है कि ये इच्छा के ऊपर होता है। जैसे मौद्रिक, इसमें क्या है, मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। यह विभिन्न प्रकार के सिक्कों के रूप में होता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, और यह एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जो हस्तांतरित होता है। इसको जारी किया जाता है विभिन्न प्रकार के स्रोतों के द्वारा, जैसे केंद्र बैंक हुआ, केंद्र बैंक द्वारा से जुड़ी हुई संस्थाएं हुई, केंद्र सरकार हुआ, वित्तीय संस्थाएं हुई। साख मुद्रा का स्वरूप होता है सांकेतिक सिक्के, जिसे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के शामिल हैं। दूसरा हुआ प्रतिनिधित्व सांकेतिक मुद्रा, जिसे प्रायः हम कागज के रूप में बनी होती है और रसीद के रूप में उपयोग की जाती है। और एक तीसरा स्वरूप हुआ प्रॉमिसरी नोट्स, केंद्र बैंक द्वारा निर्गत चलनशील प्रतिज्ञा पत्र या सर्कुलेटिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यह नोट जो हम लोग देखते हैं वो 1000 रुपया, 5000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये किसी के भी हो सकते हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि मैं धारक को डैश मुद्रा अदा करने का वचन देता हूँ। ये प्रॉमिसरी नोट होता है जिसको कि बियरर, मतलब जो वो रुपए को कैरी कर रहा है, लेके चल रहा है, वो बोलता है कि चुकाने, वो बैंक, वो संस्थाएं उसको चुकाने के लिए तैयार होती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और फिर ये चलनशील होता है। बैंकों में जमा जो डिपॉजिट्स ऑफ बैंक है, उसमें भी राशि को हम लोग चेक द्वारा व्यक्ति से एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। अब साख मुद्रा में यही होता है, क्रेडिट मनी जो होता है, जिसमें कि ये सिक्के और नोट जो होते हैं, इसे तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी प्राप्त है क्योंकि ये केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंकों के द्वारा निर्गत है। लेकिन बैंकों के डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो चेक काटते हैं, जो हम चेक देते हैं, इसमें ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं प्राप्त है। ये व्यक्ति, अगला व्यक्ति चाहे तो ले सकता है, न चाहे तो ना भी बोल सकता है। ये तो रही आपकी बैंक मुद्रा का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है मुद्रा चैप्टर का, वो है मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य को प्रोफेसर किल्ले ने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला कार्य है मुख्य कार्य, जिसे हम लोग प्राइमरी वर्क कहते हैं। दूसरा कार्य है गौण कार्य या सहायक कार्य, जिसे हम सेकेंडरी वर्क कहते हैं। और तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य या कॉन्टिजेंट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो पहला कार्य जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन है या मुख्य कार्य। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा किसी मुद्रा का? प्राइमरी फंक्शन 2 होगा। पहला, यह एक विनिमय का माध्यम है, और दूसरा ये मूल्य का मापक है। विनिमय का माध्यम कैसा है? मुद्रा जो है सामान्य स्वीकृति का गुण रखती है और जिसके कारण सभी पक्ष इसे लेने और देने के वक्त स्वीकार करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के जो दोष है उसको ये मिटाती है। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जैसे व्यक्ति को रुकना पड़ता था, उस व्यक्ति के संयोग के लिए बैठाना पड़ता था, जो व्यक्ति भी वही चीज़ का मांग करेगा जो ये चीज़ बेचना चाहता है, और वह चीज़ वो उसकी चीज़ों को वो लेगा और इसकी चीज़ों को वो लेगा, दोनों अदला बदली करेगा। तो उसको ऐसे संयोग के लिए रुकना पड़ता था। उसके लिए अब अगर मुद्रा आने के बाद रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक विनिमय का माध्यम है जिसके जरिए वो उस वस्तु को दे सकता है और मुद्रा ले सकता है। उस मुद्रा से वो अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकता है। दूसरा जो है मूल्य का मापक है, जो कि यूनिट ऑफ अकाउंट, जिसे हम कहते हैं मुद्रा मापन की एक इकाई भी बनती है। इसके द्वारा जिस प्रकार अगर हम देखें कि तापमान को थर्मामीटर से, वजन को किलोग्राम से, या दूरी को किलोमीटर से, ठीक है, या लेंथ को मीटर से मापते हैं, उसी तरीके से मुद्रा भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक मापक का कार्य करती है। ठीक है, तो ये मूल्य का मापक का भी कार्य करती है। तीसरा जो है ये इसका गौण कार्य है या सहायक कार्य है, मतलब ये छुपा हुआ कार्य है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन जो प्रमुख कार्य हैं आपके ये दोनों हैं, वो क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक।
गौण कार्य जो दूसरा है वो क्या है, भावी भुगतान का माध्यम बनता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सुविधा नहीं थी कि हम भविष्य में बोले अगले को कि हम उसको भविष्य में उसको देंगे, लेकिन इसमें यह सुविधा है कि हम भविष्य में उसको दे सके। तो यह भावी भुगतान का माध्यम बनती है और हम वर्तमान समय में साख या उधार के ले सकते हैं और अगली पार्टी को हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में मैं आपको यह मात्रा जो है, एक धन जो है इस रूप में वापस दूंगा, जो कि भविष्य में देने की सुविधा आपको प्रदान करती है। तो इसके लिए मुद्रा एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। उधार लेने देने का काम मुद्रा द्वारा किया जाता है और मूल्यों का भुगतान भविष्य में इसके जरिए किया जाता है। मुद्रा इसमें सबसे उपयुक्त साधन है। मुद्रा के मूल्य को अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होता है और मुद्रा सर्वग्राह्य होता है। यह मुद्रा का 3 गुण होता है। सबसे पहला, यह अधिक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग कोई भी धातु को ले लेते, पहले जैसे धातुओं का चलन था तो धातुओं में परिवर्तन आता है, वो घिसता है, लेकिन मुद्रा नहीं घिसता, उसका मान बहुत ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट करता है या बहुत ज़्यादा उसकी कीमत में उछाल नहीं आता। दूसरा, एक मुद्रा टिकाऊ होता है, इसमें टिकाऊ होने का गुण होता है। और तीसरा जो होता है सर्वग्राह्य होता है, मतलब सभी लोग इसको मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा जो है मूल्य का संचय कर सकते हैं। मुद्रा आने के बाद जो हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं वो है मूल्य का संचय कर सकते हैं। हम धन एकत्र कर सकते हैं, जिससे पूंजी बनेगी, बचत होगी, बचत से पूंजी बनेगी, पूंजी बनेगी तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा ये आपको जो है साधन बनेगी और जिससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी, आर्थिक क्रियाएँ तेज होगी, देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य वो है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा की सहायता से हम मूल्य हस्तांतरण भी कर सकते हैं। स्थानांतरशील तथा गैर स्थानांतरशील वस्तुओं का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। मतलब हम यहाँ रह के दूर की चीज़ों को भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास अगर उपलब्ध अचल संपत्ति है, उसको मुद्रा की सहायता से वो सरलतापूर्वक अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। इसके अलावा मुद्रा की सहायता से व्यक्ति, जैसे मेरे पास ज़मीन है, हम उसको बेच के उससे मुद्रा लेंगे और हम उस ज़मीन किसी और को बेच सकते हैं और उसके जगह मतलब अचल संपत्ति को चल संपत्ति में बदल सकते हैं। और मुद्रा की सहायता से वस्तुओं का क्रय विक्रय भी एक स्थान से दूसरे स्थान में किया जा सकता है, चाहे वस्तुओं हो या सेवाएं हो। अब आती है आकस्मिक कार्य। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? ये साख का आधार है, तरलता इसमें है, शोधन क्षमता की गारंटी है, सॉल्वेंसी है, और चौथी क्या है? राष्ट्रीय आय का वितरण करने में सहायक है, और पांचवी है ये अन्य आकस्मिक कार्य करते हैं, जिसमें साख का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विकास पूर्ण रूपेण साख की गति को तेज करता है, और साख जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पूंजी से साख का सृजन होता है, और साख से फिर साख का, और इससे एक अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है। और दूसरी है तरलता। मुद्रा एक तरल संपत्ति होती है जिसके जरिए समय, स्थान, परिस्थिति या किसी भी देश से किसी व्यक्ति के इसके बीच में लेन देन आसानी से किया जा सकता है। तीसरा क्या है? यह शोधन क्षमता की गारंटी है। मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति एवं फर्म को ऋण भुगतान करने की क्षमता या शोधन क्षमता प्राप्त होता है। मतलब अगर हम भविष्य में कोई ऋण लिए हैं, ऋण लेके अगर हम ऋण लिए तो भविष्य में उस ऋण को मुद्रा के माध्यम से चुका सकते हैं, और क्योंकि ये तरल होता है तो हम इसको चुका सकते हैं। और इस तरीके से व्यक्ति के पास जितनी अधिक मात्रा में मुद्रा होगी, वो व्यक्ति या फर्म शोधन क्षमता की शक्ति उसके अंदर उतनी ज़्यादा होगी। चौथी क्या है? राष्ट्रीय आय का वितरण में ये सहायक है। आसानी से राष्ट्रीय आय को वितरित किया जाता है क्योंकि यह तरल होता है। मजदूरों को मजदूरी, जो वर्कर्स हैं उनको वेतन या सैलरी, लगान या इस प्रकार के ब्याज, लाभांश का सभी स्वरूप जो है जो राष्ट्रीय आय का, उसके बीच में मुद्रा को बांटा जा सकता है। और आकस्मिक कार्य में क्या आएगा आपके? पूंजी व संपत्ति को सामान्य रूप प्रदान करना, सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादकता की क्षमता को लाना, और
निर्णय का वाहक है, ये बियरर ऑफ ऑप्शन है। तो बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है, मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड स्टोर। मुद्रा के 4 कार्य है,